नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास का इतिहास का अध्यायवार संविधान करेंगे और इनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखेंगे। पूरा आप वीडियो को देखिएगा। जो 10 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ और समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आइए आते हैं। पहला चैप्टर का नाम है पहला के साथ साथ सभी चैप्टर करेंगे। ये नेपोलियन बोनापार्ट था, इनका भी याद रखेंगे। इनका नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में और इनकी मृत्यु मई, ठीक है, मई 1821 में इसकी हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट की। तो याद रखेंगे। और ये शासक जो था यूरोप में बहुत ही महान शासक के रूप में जाना जाता है। क्रांतिकारियों का पुत्र इसे कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला अध्याय है, जो पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसे नेशनलिज्म इन यूरोप के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। फटाफट देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन का नाम क्या है। पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण करने वाला कौन था, तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किया था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो ये जो थे, ये बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो आप जानते हैं कि मेजनी जो था ये कार्बोनरी दर से संबंधित था, कार्बोनरी दर से। ऑप्शन आपका जो बी हो जाएगा यह राइट हो जाएगा, आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। जो इटली और था और जर्मनी था, उनके विरुद्ध में कौन था, कौन ऐसा राज्य था, कौन ऐसा देश था जो इनका विरोध कर रहा था, यानी वह था ऑस्ट्रिया। कौन था, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो अब भली भांति जानते हैं कि ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिक उस समय था, जो विरोध को उत्पन्न करता था ऑस्ट्रिया। यहाँ पर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी देख रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी देख रहे हैं। आइए देखते हैं। लिखा है कि काउंट काबूर को विक्टर एनमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। जो काउंट काबूर जो था, आप जानबे करते हैं कि जब काउंट काबूर बनता है तो विक्टर एनमुनुअल को जो है वह किस पद पर नियुक्त करता है, तो वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। कौन से पद पर, प्रधानमंत्री पर, ना कि सेनापति, ना कि फ्रांस का राजदूत, ना गृह मंत्री। कौन से पद पर, प्रधानमंत्री पर। ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कई बार एग्जाम में 10 क्लास में पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए हैं, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से जो था वह नाविक था। लास्ट में जब वह गैरीवाल्डी अपने पूरे राज्य साम्राज्य को जब छोड़ देता है तो किसान बनता है। ठीक है, और किसान बनता है, इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। लिखा है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो जालवेरिन जो संस्था थी वह व्यापारियों की संस्था थी। यह व्यापारी लोग जो थे इस संस्था को निर्माण किए थे, जालवेरिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था। तो वह करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी और इसी के चलते वह अपना साम्राज्य जो है स्थापित करने में, अपने राज्य को एकीकरण करने में सफल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि भैया क्या है, आसानी से देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में लिखा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी, आप भली भांति जानते हैं कि वह संधि जो हुई थी 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी आपका राइट हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। ठीक है, आइए देखते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है कि मेटरनिक
एस्टेरिया का क्या था? मेटरनिक जो था एस्टेरिया का जो था वह चांसलर था। क्या था? चांसलर। और मेटरनिक जो था एस्टेरिया का क्या था? चांसलर था। ठीक है, जिसे कुलपति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुलपति। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 11वां क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं? तभी हमने बताया कि जो नेपोलियन जो था वह क्रांति का पुत्र कहा जाता था। किसको? नेपोलियन को। आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा, क्रांति का पुत्र किसे कहा जाता है? तो यह भली भांति जानते हैं कि नेपोलियन को क्रांति का पुत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई यही एक महापुरुष था जो जिसे कहें तो उन्होंने इटली और जर्मनी करने के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से एकीकरण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? आराम से आप देखते जाइएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। लिखा है कि पोलैंड की क्रांति कब हुई थी? जो पोलैंड है, पोलैंड की क्रांति कब होती है? तो आप भली भांति जानते हैं कि भैया पोलैंड की जो क्रांति होती है 1830 ईस्वी में। कब होती है? 1830 में। तो पोलैंड की क्रांति जो हो जाएगी, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। पोलैंड की क्रांति 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि लेनिन की, ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की बात करेंगे तो लेनिन आप भली भांति जानते हैं कि लेनिन की जो मृत्यु हुई थी, आप भली भांति जानते हैं कि 1824 ईस्वी में होती है। कब होती है? लेनिन की मृत्यु कब होती है? तो 1824 ईस्वी में। कब होती है? 1824 ईस्वी में। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, लोग परेशान हो रहे हैं, सर आप 4 बार बोल रहे हैं। अरे भैया 4 बार नहीं बोल रहे हैं, आपसे याद हो जाए इसलिए बोल रहे हैं। पूरा वीडियो को देखिए लास्ट तक, तब समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। लिखा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आप भली भांति जानते हैं कि यूरोप का जो मरीज है वह तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुर्की जो देश है, कुछ जो हिस्सा जो है वह एशिया में है और कुछ इच्छा जो हिस्सा जो है वह यूरोप में है, इसलिए तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो आप भली भांति जानते हैं कि मेटरनिक का पतन जो हुआ था 1948 लिखा है, 1848 लिखा है, 1848 और 1848। लेकिन 1848 में पतन हुआ था, लेकिन कब हुआ था? क्या मई में हुआ था, क्या जून में हुआ था, क्या मार्च में हुआ था? तो ये हुआ था पतन, ठीक है, मार्च में 1848 में हुआ था। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि 1829 की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो आप भली भांति जानते हैं कि जो 1829 की जो संधि है, ठीक है, किसकी संधि भैया? 1829 की संधि। ठीक है, तो ये जो हुई थी इस किसके साथ हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका, ये भैया रुक जाइए थोड़ा सा, इसको कर लेते हैं, कैसे तो गड़बड़ा गया है। ओहो, यहाँ पर हमने देखा कि जो 1829 में एडुनुपुलुआ की जो संधि हुई किसके बीच हुई थी? तो वो हो जाता है आपके तुर्की के बीच। ऑप्शन आपका जो सी हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद काम को हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। लिखा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। वही पहला ही क्वेश्चन आ गया कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो वो था, अवलंबन करने वाले जो थे बिस्मार्क थे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। लिखा है कि यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यूरोप की स्थापना जो थी, ठीक है, ये संस्था थी यंग यूरोप, यंग इटली नामक संस्था की जो संस्थापक थे वह था मेजनी। आपका ऑप्शन जो बी जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। लिखा है कि यहाँ यंग इटली
के संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक जो था वह था मेजनी, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन करने वाला था वो था गैरीबाल्डी, आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की जो घटना होती है किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है जो 1789 में घटित हुई थी। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि ठीक है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? तो 1832 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। लिखा हुआ है कि काउंट काबूल, ठीक है, काउंट कार लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया, काउंट काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जो काउंट काबूल की मृत्यु है वह आपके ऑप्शन में दिया है 1800, ठीक है, 1861। लेकिन किताब में आप देखेंगे बेटा जी तो वो लिखा है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, 1862 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 1862 को ही क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो वह 1871 में पूर्ण हुआ था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि नेपोलिया की संधि किस वर्ष हुई थी? हमने पहले ही समझा था कि 1829 ईस्वी में नेपोलिया की संधि होती है और संधि होती है, उसके बाद आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि सीडान का जो युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सीडान का युद्ध जो हुआ था यह भाली भांति आप जानते हैं कि सीडान का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। ऑप्शन जो आपका जो होगा डी, आपका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, ठीक है। सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? भाली भांति जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी, फ्रांस और प्रसा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन में लिखा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो वो फ्रैंकफर्ट की संधि जो कितना हुआ था? 1770 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हंगरी की राजधानी कहाँ थी? तो हंगरी की राजधानी जो थी वह थी बुडापेस्ट। आपका ऑप्शन जो बी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो गीजो जो प्रधानमंत्री था वह फ्रांस का प्रधानमंत्री था। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है कि सेडानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये आप जानते हैं कि सेडानवा का युद्ध जो हुआ था, ठीक है, ये हुआ था एस्टेरिया और प्रासा के बीच। आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा, ठीक है। सेडानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भली भांति आप जानते हैं, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन में सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो सीडान का युद्ध की हम बात करेंगे तो ये हुआ था आपके 1870 ईस्वी में। आपके ऑप्शन सी जो हो जाएंगे वो राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध का कहाँ हुआ था? तो वही हुआ था सेडान का युद्ध। आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे आपके ए, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि फ्रैंकफर्ट लिखा है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन आप भली बात ही जानते हैं कि 1815 में हुआ था। अगला देख लेते हैं। लिखा है कि वियना किस देश की राजधानी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी और यहाँ का चांसलर मेटरनिक था, याद रखेंगे। क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1854 ईस्वी में। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? वह पुरातत्व व्यवस्था को पुनः स्थापना करना चाहता था। आपसे ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कर रहा था? तो आप जानबे करते कि मेटरनिक जो था
1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन होता है। अध्यक्षता कौन करता है? यही मेटरनिख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता जो था वह 1804 में लागू हुआ था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आगे भाई हम दूसरा अध्याय जो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।